फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। जहाँ पे भी होंगे सेहतमंद होंगे और अपनी फैमिली के साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। आज की वीडियो जो है उसमें मैं बात करूँगी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसकी शिकायत अक्सर लोगों को होती है और बहुत सारे लोग जो है वो इस कंप्लेंट के साथ हमारे पास आते हैं, और वो है जनाब एलर्जी। मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ लोगों में हो सकती हैं, और लोग अगर हम एलर्जी की बात करें तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत होती है कि एलर्जी है क्या? ये किस चीज़ से होती है? और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एलर्जी को बिल्कुल लाइट ना लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकती है, और आपको ऐसी पेचीदगियाँ जो है एलर्जी के दौरान जन्म ले सकती हैं, जो कि आपके लिए लेटर ऑन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो इसलिए अगर आप किसी किस्म की एलर्जी का शिकार हैं, तो उसको ट्रीट करवाइए और ये जानिए कि एलर्जी क्या है और किस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं यही बताऊँगी आपको एलर्जी के बारे में। एलर्जी हमारी बॉडी का एक रिएक्शन होती है टू एलर्जिन। एलर्जिन क्या है, ये समझने के लिए मैं अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं, तो एलर्जिन हर वो चीज़ है जिसको आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। यानी कि आपकी बॉडी जो है वो किसी भी एक्सटर्नल चीज़ को भी रिस्पॉन्ड कर सकती है, और आपकी बॉडी के इंटरनल भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको आपकी बॉडी एलर्जिन के तौर पर लेगी और उसको रिस्पॉन्ड करेगी। और बॉडी का ये जो रिस्पॉन्स है मुख्तलिफ चीज़ों को, इसको हम एलर्जी कहते हैं। अब ये एलर्जीज क्या हो सकते हैं? अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, जैसा कि डस्ट है, स्मोक है, और पोलन्स हो सकते हैं। फिर इसी तरह से धुआं वगैरह है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो माइट्स वगैरह होते हैं, खटमल हो गई, इस तरह की चीज़ें हैं, और डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स वगैरह। तो ये भी अगरबत्ती का धुआं हो सकता है, किचन से उठने वाला धुआं जो है, इनसे इससे भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो ये कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोगों में एलर्जी कॉज करती हैं। फिर साथ ही साथ कुछ पालतू जानवर जो हैं, उनका जो फर है या उनके बाल हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले कुछ अशरात, वो भी एलर्जी का बायस बन सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, और कारपेट्स से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। तो इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जो कि कुछ लोगों को फूड एलर्जीज़ भी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की किसी ख़ास खाने से जो है उनको एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी एक बहुत ज़्यादा एलर्जेंस की तो बहुत बेशुमार अक़साम है, लेकिन अगर हम मेन चीज़ें देखें जो ज़्यादा कॉमनली हमें लोगों में या पेशेंट्स में नज़र आती है, वो यही एलर्जेंस होते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो एलर्जी को मैनेज करने के लिए आपने देखनी है, उसके लिए ज़रूरत ही इस चीज़ की है कि आप अपने एलर्जन को अ, उसको पिक अप करें। आप अगर अपने एलर्जन को पिक कर लेते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, तो फिर बहुत अच्छे से आप उसका ना सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बल्कि खुद से अपनी एलर्जी की बहुत अच्छी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप इस चीज़ को देख लें, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएँ कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। फिर जनाब, हम जब आपने जैसे आपको पता चल गया, आपने इस बात का तयन कर लिया कि आपको किस चीज़ से, किसी ख़ास चीज़ से एलर्जी है, तो आप उस फैक्टर को ही कम कर दें। धुआँ, डस्ट वगैरह, जब आप बाहर जाएँ तो आप फेस मास्क का इस्तेमाल करें, और ऐसी एक्सपोज़र वाली जगहों पे आप जाएँ ही ना, ऐसी जगहों पे जाना अवॉइड करें जहाँ पे आपको एलर्जी का अटैक होता हो मुख्तलिफ़ किस्म के धुएँ वगैरह से। इसके अलावा कारपेट्स से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, आप कारपेट्स उठा सकते हैं। पेट्स या जो पालतू जानवरों से जो होने वाली एलर्जी है, उसमें फिर उन लोगों को पालतू जानवरों से इज्तनाब करना चाहिए। और जो फूड है, जो भी फूड आपको एलर्जी कॉज़ करती है, उससे आपने वो नहीं लेनी। और परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, अगरबत्ती, ये चीज़ें जो हैं, अगर आपको एलर्जी करती है तो आप इनको भी अवॉइड कीजिए। तो इस तरह से आपने सबसे पहले तो उस एलर्जन को डायग्नोज़ करना है, उसको पिकअप करना है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। फिर जनाब, बारी आ जाती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट डेफ़िनेटली आपके एलर्जन पे डिपेंड करता है, और फिर आपने जब आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएँगे, तो वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात भी तजवीज़ कर सकते हैं। और कुछ लोगों को एलर्जी की अलामात भी, अगर थोड़ी-सी इससे पहले मैं बात कर लूँ, तो इलाज से पहले अलामात जानना बहुत ज़रूरी है कि एलर्जी का जब रिएक्शन होता है किसी भी मरीज़ में, तो उसमें किस किस्म की अलामात आ सकती हैं। तो जनाब, उसमें होता ये है कि जिस पेशेंट को एलर्जी होती है, जब उसको उस मखसूस चीज़ से एलर्जी का रिएक्शन होता है, या
एलर्जी का रिस्पॉन्स होगा उसके अंदर, तो फिर उसको ये अलामात ज़ाहिर होंगी कि उसकी आँखों में इचिंग हो सकती है, ख़ारिश या सोजिश होती है, आँखों से पानी आता है, नाक से पानी बहना और नाक बंद हो जाना, सर भारी हो जाना और गला भारी हो जाना, तो छींकें आना, बार-बार छींकें आना, खाँसी आना, तो ये अलामात हो सकती है। और अगर गले की एलर्जी को ट्रीट ना किया जाए तो ये फेफड़ों तक भी जा सकती है और आपके फेफड़ों को भी मुतासिर कर सकती है और ऐसी सूरत में मरीज़ को दमे का अटैक या अस्थमा का अटैक हो सकता है। और कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें एलर्जी बहुत कॉमन होती है, उसमें अस्थमा है, सीओपीडी है और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स हैं, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, किसी भी बीमारी की वजह से उनमें एलर्जी मुख्तलिफ़ चीज़ों से हो सकती है। तो ये अलामात हो सकती हैं और फिर जब आप ट्रीटमेंट करवाएँगे तो डेफ़िनिटली आप किसी मुस्तैद डॉक्टर से रुजू करेंगे जो अद्वियात के साथ-साथ आपको इन्हेलर तजवीज़ करेगा। और इन्हेलर का इस्तेमाल अक्सर लोग जो है वो कुछ अर्सा करने के बाद कोशिश करते हैं कि वो छोड़ दें। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है क्योंकि इन्हेलर से वो ये समझते हैं कि उनको मुसलसल जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनको डिपेंडेंसी हो जाएगी, हमें आदत हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मुसलसल जब आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा आपकी है, स्वेयर है या बहुत शदीद नोयत की है, तो आप अगर इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी एलर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि वो ख़त्म भी हो जाए। तो इसलिए आप इन्हेलर से घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसको बाकायदगी से इस्तेमाल करें ताकि आपके फेफड़े, आपके लंग्स, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मुतासिर ना हो। तो इस तरह से आप एलर्जी को खुद से भी मैनेज कर सकते हैं और डॉक्टर से रुजू करके उसकी अद्वियात लेकर और उन फैक्टर्स को, उन एलर्जेंस को अवॉइड करके जो आपको एलर्जी कॉज़ करते हैं, उनसे निजात हासिल कर सकते हो और एलर्जी को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि इस ब्रीफ सेशन में आपने एलर्जी के बारे में ज़रूर कुछ समझा होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे बताएँ और मज़ीद आप किस बारे में वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अगर आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। डॉक्टर मुनज़्ज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।